हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने जो है अभी वसा से क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे तो उसको शामिल किया है और विटामिन से क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अभी एक दिन ये चैप्टर जो है अभी और चलेगा क्योंकि इसमें अभी खनिज और जल से क्वेश्चंस लेने हैं। तो वे करने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम उसके जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चैप्टर बढ़ेंगे। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खोज ब्लॉर द्वारा लिपिड्स के कितने प्रकार हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो कितने प्रकार है खोज ब्लॉर द्वारा लिपिड्स के? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा कितने? 3। खोज ब्लॉर द्वारा लिपिड्स के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है सरल लिपिड्स, सरल। पहला है सरल लिपिड्स। दूसरा है संयुक्त या यौगिक, इसको कह सकते हैं संयुक्त लिपिड्स। और तीसरा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। ठीक है, तो ये है खोज ब्लॉर के द्वारा है। कहीं कहीं 4 भी दिया रहता है, इसमें जटिल यौगिक भी शामिल कर लेता है। तो यहाँ पे खोज ब्लॉर के द्वारा कितने हैं? 3 प्रकार के, सरल लिपिड्स, संयुक्त लिपिड्स और व्युत्पन्न लिपिड्स। ठीक है, याद रखिएगा। सरल लिपिड्स क्या होते हैं? तो जिनका हम लोग अपने भोजन में सबसे अधिक यूज़ करते हैं। मानव जो है इसका सबसे अधिक यूज़ करता है। कम से कम कितने? 98% जो है, 98% जो है मानव अपने भोजन में केवल सरल लिपिड्स का ही यूज़ करता है। ठीक है, ये सरल लिपिड्स होते हैं जिनका हम लोग सामान्यतः यूज़ करते हैं अपने जीवन में। संयुक्त लिपिड्स कौन से होते हैं? तो संयुक्त लिपिड्स का निर्माण कैसे किया जाता है? तो कोई वसी अम्ल होता है, जैसे वसी अम्ल के साथ कोई अन्य अवसी अम्ल हो जाए, वसी अम्ल प्लस अवसी अम्ल, या फिर कोई अकार्बनिक पदार्थ जो है मिल जाते हैं, तो इससे क्या, किसका निर्माण होता है? संयुक्त लिपिड्स का निर्माण होता है। ठीक है, वसा के साथ कोई अवसी अम्ल या फिर कोई आवासीय पदार्थ हो जाए या फिर कोई अकार्बनिक पदार्थ जब मिलते हैं तो इससे संयुक्त लिपिड्स का निर्माण होता है। व्युत्पन्न लिपिड्स क्या होते हैं? तो सरल लिपिड्स और संयुक्त लिपिड्स का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, यानी कि जल अपघटन किया जाता है, तो इससे क्या बनता है? प्राप्त होता है हमें व्युत्पन्न लिपिड्स। कौन सा लिपिड्स? व्युत्पन्न लिपिड्स प्राप्त होता है। किसके? सरल लिपिड्स या संयुक्त लिपिड्स का जल अपघटन की क्रिया के द्वारा हमें व्युत्पन्न लिपिड्स मिलता है। ठीक है, ये हो गए सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड्स। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी का 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सरल लिपिड्स के कितने प्रकार हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो सरल लिपिड्स के कितने प्रकार हैं? आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रकार हैं? 2। कितने? 2। एक वसा या तेल कह लें, वसा या तेल। दूसरा है मोम। सरल लिपिड्स के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, वसा या तेल और दूसरा मोम है। ठीक है, वसा या तेल क्या होता है? तेल क्या होता है? वह वसा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह वसा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह क्या होती है? तेल कहलाता है। ठीक है, वसा जो है साधारण ताप पे किस अवस्था में होता है? तो ठोस अवस्था में रहता है। साधारण ताप पे ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, क्या? वसा। ये कैसे बनता है वसा या तेल? तो वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। वसा या तेल कैसे बनता है? तो वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर वसा या तेल बनता है, ग्लिसरॉल से मिलकर। ठीक है, ये हो गया। मोम क्या होता है? मोम कैसे बनता है? तो वसी अम्ल के साथ मोनोहाइड्रिक या डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिलते हैं तो क्या बनता है? मोम बनता है। वसी अम्ल के साथ मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिल करके क्या बनाते हैं? वसी अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सरल लिपिड्स के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? सरल लिपिड्स के प्रकार कौन होते हैं? मोम और वसा या तेल के बारे में हम लोग को पढ़ा। ठीक है, तो ये होते हैं सरल लिपिड्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। ए है वसा, बी है तेल, सी है मोम, डी है ए एंड बी बोथ।
तो अभी मैंने ऊपर बताया ही आपको, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बनता है, वसा या तेल। क्या बनते हैं, वसा या तेल बनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एंड बी बोथ, दोनों बनते हैं। क्या बनते हैं, दोनों बनते हैं। ठीक है, वसा और तेल। आगे देखते हैं। मोम मैंने बताया है किसे बनते हैं, वसी अम्लों के साथ मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाते हैं तो क्या बनता है, मोम बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। वसी अम्लों को मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलाने से प्राप्त होता है। ए है वसा, बी है तेल, सी है मोम, डी है इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोम। क्या प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब वसा के साथ कोई अन्य अवसी पदार्थ या कोई अकार्बनिक पदार्थ मिलता है तो बनता है। ए है सरल लिपिड्स, बी है यौगिक लिपिड्स, सी है व्युत्पादित लिपिड्स, डी है जटिल लिपिड्स। जब वसा के साथ कोई अन्य अवसी पदार्थ या कोई अकार्बनिक पदार्थ मिलता है तो क्या बनता है, मैंने अभी बताया है, सरल भी बताया, यौगिक भी बताया और व्युत्पादित भी बताया। तो क्या बनता है, अवसी पदार्थ मिलता है या अकार्बनिक पदार्थ। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, यौगिक लिपिड्स या संयुक्त लिपिड्स। ठीक है, यौगिक लिपिड्स या संयुक्त लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, जब वसा के साथ कोई अवसी पदार्थ मिले या फिर कोई अकार्बनिक पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा यौगिक लिपिड्स का उदाहरण नहीं है। ए है फास्फोलिपिड्स, बी है ग्लाइकोलिपिड्स, सी है लाइपोप्रोटीन, डी है मोम। तो यौगिक लिपिड्स में के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब वसा के साथ कोई अवसी पदार्थ या कोई अकार्बनिक पदार्थ मिलता है तो हमें यौगिक लिपिड्स प्राप्त होता है या संयुक्त लिपिड्स। तो इसके उदाहरण कौन है, फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लाइपोप्रोटीन है और सल्फोलिपिड्स है। और क्या है, सल्फोलिपिड्स होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में जिस प्रकार से इसमें आया है लिपिड्स। ठीक है, सल्फोलिपिड्स। तो कौन सा नहीं है, मोम नहीं है। मोम क्या है, ये सरल लिपिड्स है। कैसा है, सरल लिपिड्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब सरल और संयुक्त लिपिड्स का जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है। ए है सरल लिपिड्स, बी है संयुक्त लिपिड्स, सी है व्युत्पादित लिपिड्स, डी है जटिल लिपिड्स। तो जब सरल और संयुक्त लिपिड्स का जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है, बताया मैंने ऊपर, क्या प्राप्त होता है हमें, व्युत्पादित लिपिड्स होता है। क्या, व्युत्पादित लिपिड्स होता है। व्युत्पादित लिपिड्स में कौन आते हैं, तो स्टेरॉल्स आते हैं। कौन आते हैं, स्टेरॉल्स आते हैं। कौन से, तो कौन से, कोलेस्ट्रॉल आता है, कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल आता है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, व्युत्पादित लिपिड्स में आते हैं। तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्युत्पादित लिपिड्स के उदाहरण है। ए है कोलेस्ट्रॉल, बी है अर्गोस्टेरॉल, सी है ए एंड बी बोथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्युत्पादित लिपिड्स के उदाहरण कौन हो जाएंगे, इसमें दोनों हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों, कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है, वसा साधारण ताप पर किस अवस्था में होती है। ए है ठोस, बी है अर्ध ठोस, सी है गैस, डी है ए एंड बी बोथ। तो साधारण ताप पर किस अवस्था में होती है, आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध ठोस अवस्था में। किस में होती है, अर्ध ठोस अवस्था में होती है वसा। ठीक है, साधारण ताप पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूफा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ए है ओमेगा 1, बी है ओमेगा 2, सी है ओमेगा 3, डी है ओमेगा 4। तो पूफा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ओमेगा 3 के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। किसको, पूफा को। पूफा क्या है, ये क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसा एसिड है, फैटी एसिड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, असंतृप्त है। कैसा है, असंतृप्त वसा है। ठीक है, पूफा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसके और अन्य किसी नाम से जाना जाता है तो ओमेगा 3। ओमेगा 3 को ही पूफा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्राइनोडर्मा रोग किसकी कमी से होता है। ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। फ्राइनोडर्मा रोग किसके कारण होता है, कमी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसकी, ए हो जाएगा वसा की। किसकी कमी के कारण, वसा। इसमें क्या होता है,
इसमें जो है फ्राइनोडर्मा रोग में क्या होती है, श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है कम जो है काम करना, धीरे धीरे काम करने लगती है। श्वेत ग्रंथियाँ जो है काम करना बंद कर देती है या फिर धीरे धीरे कार्य करती है, ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ। और जिससे क्या होता है, त्वचा पे क्या पपड़ियाँ पड़ने लगती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, रूखी और खुरदरी हो जाती है, ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ इसमें इसकी कमी से क्या करते हैं, काम करना धीरे धीरे काम करने लगती है या काम करना बंद कर देती है। तो प्राइनोडर्मा रोग की कमी से, किसकी कमी से होता है, वसा की कमी से। किसकी कमी से, वसा की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है, क्वाशियोरकर और मैरास्मस। कौन सा, मैरास्मस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त में प्रति 100 ml के हिसाब से कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ए है 110 से 150 मिलीग्राम, बी है 200 से 300 मिलीग्राम, सी है 300 से 400 मिलीग्राम, डी है 120 से 160 मिलीग्राम। तो रक्त में प्रति 100 ml मतलब 100 ml रक्त में कितने मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने होने चाहिए, तो 120 से 160 मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम होने चाहिए, 120 से 160 मिलीग्राम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। रक्त के 100 ml रक्त में कितने, 120 से 160 मिलीग्राम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होने चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वसा के कार्य हैं, ए है शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना, बी है शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा करना, सी है पाचक रस के स्राव को कम करना, डी है आवश्यक वसी अम्लों की प्राप्ति का स्रोत है। ये है इनमें से सभी। तो वसा के कार्य क्या होते हैं, ये शरीर को ऊर्जा का संग्रह करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, ठीक है। शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। पाचक रस के स्राव को कम करता है, ये भी सही है। पाचक रस के स्राव को कम करता है, क्यों, ये कम करता है इसलिए कि इससे क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है धीरे धीरे होती है, पाचन की क्रिया धीरे धीरे होती है, जिससे क्या होता है कि भूख जल्दी नहीं लगती है, ठीक है। आवश्यक वसी अम्लों की प्राप्ति का भी स्रोत होता है। इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाए, इनमें से सभी। और ये प्रोटीन की बचत भी करता है। वसा क्या होता है, प्रोटीन की बचत भी करता है। प्रोटीन, चूँकि यदि हम वसा नहीं लेंगे तो इससे क्या होगा, तो वसा का कार्य जो है ऊर्जा देना होता है, और वसा हम नहीं लेंगे तो इसका कार्य कौन करने लगा, प्रोटीन करने लगेगा। यदि हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाएगी तो इसका कार्य, ऊर्जा देने का कार्य कौन करने लगेगा, प्रोटीन करने लगेगा, ठीक है। जबकि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊतकों की मरम्मत करना होता है। क्या होता है, ऊतकों की मरम्मत करना होता है, ठीक है। ये अपना मेन कार्य न करके ऊर्जा देने के कार्य करने लगेगा, तो जो कि वसा का कार्य होता है, तो वसा जो है प्रोटीन को इस कार्य से मुक्त करती है, ठीक है। उसका जो मेन कार्य है वही करने देती है, तो इसलिए भी होता है, ठीक है। और क्या करती है वसा, वसा कार्य क्या क्या होता है, तो जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स के जो है, जो इसके वसा में घुलनशील जो विटामिन्स है उसका वाहक होता है। वसा क्या होता है, उसका वाहक होता है। वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन है, तो एडेक, कौन है, ADEK। तो ये है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो इनका वाहक होता है, कौन होता है, वसा होता है। तो ये भी है, ठीक है। आगे चलते, तो यहाँ पे सभी हैं वसा के कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रति 100 ग्राम घी में वसा की मात्रा होती है। ए है 20 ग्राम, बी है 81 ग्राम, सी है 100 ग्राम, डी है 8.8 ग्राम, ई है 3.9 ग्राम। तो प्रति 100 ग्राम घी में कितनी मात्रा में वसा होती है, कितनी होती है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितनी, सी 100 ग्राम होती है। कितनी ग्राम होती है, 100 ग्राम होती है, ठीक है। 20 ग्राम कितनी होती है, तो प्रति 100 ग्राम सोयाबीन में कितनी वसा होती है, तो कितनी, 20 ग्राम होती है। सोयाबीन में 20 ग्राम होती है, कितनी, 20 ग्राम होती है। 81 ग्राम किस में होती है, तो सभी क्या है, प्रति 100 ग्राम में, सबका जितना भी डालेंगे प्रति 100 ग्राम में, सभी प्रति 100 ग्राम किस में, तो प्रति 100 ग्राम जो है मक्खन में कितना होता है, 81 ग्राम। मक्खन में 81 ग्राम होता है, कितना होता है, 81 ग्राम होता है। 8.8 ग्राम किस में होता है, तो 8.8 ग्राम भैंस के दूध में होता है। 100 ml जो है, प्रति 100 ml भैंस के दूध में 8.8 ग्राम वसा होती है, 8.8 ग्राम होती है। 3.9 ग्राम किस में होता है, तो माँ के दूध में होता है। प्रति 100 ml माँ के दूध में कितना होता है, 3.9 ग्राम होता है, ठीक है। माँ के दूध में 3.9 ग्राम होता है। अब जैसे माँ का दूध जो है गाय के दूध के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो ठीक थोड़ा सा ही कम गाय के दूध का भी है। गाय के दूध का कितना होता है, प्रति 100 ml में 3.6 होता है। कितना होता है, 3.6। या फिर माँ के दूध में 3.9 होता है और गाय के दूध में 3.6 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी 100 ग्राम होता है। कितने ग्राम, 100 ग्राम होता है 100 ग्राम घी में, ठीक है, वसा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रति 100 ग्राम मूंगफली के बने खोए में कितने ग्राम वसा होती है। ए है 15.2 ग्राम, बी है 31.2 ग्राम, सी है 13.3 ग्राम, डी है 40.1 ग्राम, ई है 3.2 ग्राम। तो प्रति 100 ग्राम मूंगफली के बने खोए में, किसमें, बने खोए में कितने ग्राम वसा होती है। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होती है कितनी, 40.1 ग्राम। कितनी होती है, 40.1 ग्राम होती है। प्रति 100 ग्राम मूंगफली के बने खोए में 40.1 ग्राम होती है, ठीक है। 15.2 ग्राम किस में होती है ये, तो गाय के दूध के बने खोए में, ठीक है। प्रति 100 ग्राम गाय के दूध के बने खोए में कितना होता है, तो ये होता है, ये सभी प्रति 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम है, ठीक है। तो गाय के दूध में कितना होता है, गाय के दूध के बने खोए में 15.2 ग्राम होता है, और 31.2 ग्राम कितना होता है प्रति 100 ग्राम में। तो प्रति 100 ग्राम में किसके, भैंस के दूध के बने खोए में, 31.2 ग्राम होता है। जो गाय के दूध से दुगुना समझ लिए होता है भैंस के दूध में, कोई भी किसी में भी वसा, ठीक है। 13.3 ग्राम किस में होता है, तो किस में होता है, मांस में 13.3 ग्राम होता है, ठीक है। और अंडे में भी 13.3 ग्राम होता है, ठीक है, वसा। 3.2 ग्राम किस में होता है, तो 3.2 ग्राम किस में होता है, तो मछली या फिर किस में कह लें, 3.2 ग्राम मछली या फिर लीवर कह ले, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से जो याद हो जाए आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अच्छा रहेगा ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वसा पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ए है पेप्सिन, वसा का पाचन, किसका, वसा का, ठीक है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, डी है लाइपेज है। तो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज। कौन सा करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। वसा का जब पाचन होता है तो चूँकि जो है वसा जल में अघुलनशील होती है, ठीक है। तो इसको घुलनशील कौन बनाता है पहले, तो इसको घुलनशील जो है, चूँकि लीवर से क्या निकलता है, लीवर से हमारे यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, ठीक है। अब ये पित्तरस कहाँ जाके इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय गाल ब्लैडर में ये जमा होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये निकलता है तो क्या, वसा को पहले तोड़ता है, ठीक है, घुलनशील बनाता है। पित्तरस जो है, पित्तरस वसा को घुलनशील बनाता है, ठीक है। फिर ये वसा पैंक्रियाज में जाती है, वहाँ से वो क्या करती है, वहाँ से पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकलती। कौन कौन से, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकलती है। कौन कौन सी निकलती हैं, तो एक निकलती है एमाइलेज एंजाइम निकलती है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज पैंक्रियाज से निकलती है, ठीक है। ये पैंक्रियाज से निकलती है, ये 3 एंजाइम जो है पैंक्रियाज से निकलती हैं, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन का जो है पाचन जो है, प्रोटीन का पाचन और कार्बोहाइड्रेट, पी से मान लेते हैं प्रोटीन, यहाँ से पी से मान लेते हैं प्रोटीन, सी से कार्बोहाइड्रेट और एफ से वसा है, ठीक है, फैट है। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, सबसे पहले होता है कहाँ, मुख में ही होता है। कौन सी एंजाइम करती है, चूँकि मुख में टाइलिन एंजाइम निकलती है, टाइलिन एंजाइम मुख से निकलती है, ठीक है। और यही टाइलिन एंजाइम जो है 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ठीक है। और बाकी जो बचते हैं वो आगे उसका पाचन होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन 70% प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है, ठीक है, स्टोमैक में होता है। आमाशय में जो है, आमाशय में 70%, सबसे अधिक जो है 70% प्रोटीन का पाचन हो जाता है। क्योंकि आमाशय में क्या होता है, आमाशय में आमाशय से 2 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, आमाशय से 2 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, तो एक पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन और एक रेनिन निकलता है, ठीक है।
पेप्सिन क्या करता है, ये साधारण प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है साधारण प्रोटीन का पाचन करता है, साधारण, ठीक है, पेप्सिन। रेनिन किसका करता है, तो केसिन, जो कि दूध में पाई जाती है। केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और यही रेनिन जो है, रेनिन एंजाइम जो अमाशय से निकलता है, ये केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है, ये साधारण साधारण जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, अमाशय से निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे 70% प्रोटीन का पाचन अमाशय में ही हो जाता है। अब बचता है और भी 30% प्रोटीन बचता है और कार्बोहाइड्रेट अभी भी बचता है, ठीक है, 95%, ठीक है। अब इनका पाचन कहाँ होता है, पैंक्रियाज के द्वारा। पैंक्रियाज के से निकलते हैं 3 एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो ये एमाइलेज एंजाइम किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट, जो 95% कार्बोहाइड्रेट बचा है इसका पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है, ठीक है, एमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन किसका करता है, तो जो अभी 30% जो प्रोटीन बचे हैं इसका पाचन ट्रिप्सिन करता है। 30% जो प्रोटीन बचे हैं इसका पाचन ट्रिप्सिन करता है। और वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है, ठीक है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। तो इस प्रकार हमारे भोजन का जो है पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से, ठीक है, उनका पाचन किया जाता है, जो एंजाइम निकलते हैं। ग्रसनी और ग्रास और पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ से ख़त्म होती है, कहाँ तक जाती है, तो मुख से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से फिर ग्रास नली में जाती है, ग्रास नली में जाती है, ग्रास नली से फिर स्टोमक आमाशय में जाती है, आमाशय में, आमाशय से कहाँ जाती है, तो ये छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर यहाँ से ये जाती है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में जाती है, ठीक है, बड़ी आंत में जाती है। तो मुख से प्रारंभ होती है, ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है, ठीक है। मुख में टाइलिन एंजाइम निकलता है, तो यहाँ पे 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ग्रसनी और ग्रास नली से नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं निकलती है, ठीक है। इसलिए ग्रसनी और ग्रास नली में एक भी जो है यहाँ पे कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम न निकलने के कारण यहाँ पे कोई भी जो है पाचन क्रिया नहीं होती है। पाचन वहीं पर होगा जहाँ एंजाइम जो है स्रावित होगा, ठीक है, जहाँ से एंजाइम निकलेगा वहीं पे पाचन की क्रिया होगी। तो ग्रसनी और ग्रास नली में नहीं होता है, तो यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है। आमाशय से मैंने बताया कौन सी, पेप्सिन और रेनिन निकलती है, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन निकलती है। पेप्सिन साधारण प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन केसिन प्रोटीन का करता है, ठीक है। छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, डुओडेनम पहला होता है डुओडेनम, दूसरा जेजुलम, दूसरा क्या होता है, जेजुलम होता है, तीसरा इलम होता है, शेषांत्र कहते हैं। डुओडेनम यानी ग्रहणी और जेजुलम यानी कि मध्यांत्र और शेषांत्र क्या होता है, इलम होता है, ठीक है। सबसे जो है डुओडेनम ग्रहणी में सबसे अधिक जो है अवशोषण होती है, ठीक है। भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है, छोटी आंत की ग्रहणी में होता है, ठीक है। और अंत में शेषांत्र में होता है, ठीक है। बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं, तो बड़ी आंत में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है 3 होते हैं। इसमें जो है एक कोलोन होता है, रेक्टम होता है, सबसे ऊपर जो होता है उसको देखते हैं, उसको 2, एक ऊपर सबसे होता है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। एक जो है दूसरा होता है, दूसरा बृहदांत्र होता है, बृहदांत्र होता है, हाँ पहला जो सीकम होता है, क्या होता है, सीकम, ठीक है, सीकम होता है। बड़ी आंत में पहला सीकम होता है, दूसरा बृहदांत्र होता है, बृहदांत्र होता है, और तीसरा क्या होता है, रेक्टम यानी मलाशय होता है, ठीक है। ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। बड़ी आंत के भाग कौन होते हैं, बड़ी आंत के सीकम होता है, पहला सीकम होता है, दूसरा बृहदांत्र, बृहदांत्र या फिर कोलोन कहते हैं इसको, कोलोन, ठीक है। और रेक्टम मलाशय होता है, तीसरा क्या होता है, मलाशय होता है, मलाशय यानी रेक्टम, ठीक है। सीकम में जो है शाकाहारी जंतुओं जो है कब जो है यहाँ पे पाचन होता है, ठीक है। यहाँ यहीं पे क्या है, अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता है। मनुष्य में पहले अपेंडिक्स होती थी, लेकिन अब क्या है, अब वो केवल वो बस जो है एक अवशेषी अंग के रूप में रह गई है, ठीक है। इसलिए सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है, ठीक है।
पहले करता था तो वो थी, लेकिन अब एक अवशेषी अंग के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन होता है, जिसमें प्रोटीन, वसा और फैट का होता है पाचन। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, एंजाइम। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज। तो पेप्सिन बताया, ट्रिप्सिन बताया, एमाइलेज बता दिया। कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्सिन किसका करता है, प्रोटीन, जो शेष अभी कितने 30% जो बचे रहते हैं। पेप्सिन इसका साधारण प्रोटीन का, रेनिन केसिन प्रोटीन का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पाचन से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, वसा के पाचन के बाद जो वसी कण और वसी अम्ल बचते हैं वह पित्त, लवण तथा पानी के साथ मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं। ए है काइलोमाइक्रॉन्स, बी है ट्राइग्लिसराइड, सी है मिसेल्स, डी है ग्लिसरॉल। तो वसा के पाचन के बाद जो वसी कण और वसी अम्ल बचते हैं वह पित्त, लवण या पानी के साथ मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अवशेषित वसा किस नाम से जाना जाता है। ए है ट्राइग्लिसरॉल, बी है अर्गोस्ट्रॉल, सी है कोलेस्ट्रॉल, डी है काइलोमाइक्रॉन्स। अवशोषित वसा को किस नाम से जाना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस नाम से, काइलोमाइक्रॉन्स। किसके नाम से जानते हैं, अवशोषित वसा को काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन्स होते हैं। ए है कार्बनिक पदार्थ, बी है अकार्बनिक पदार्थ, सी उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कैसे पदार्थ होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, कार्बनिक। कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन्स कैसे पोषक तत्व होते हैं। ए है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बी है, पहला है ए है मैक्रो यानी कि वृहद होता है। ठीक है, बी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म होता है। ठीक है, सी उपर्युक्त दोनों, डी है कोई नहीं। तो विटामिन्स कैसे पोषक तत्व होते हैं, कैसे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन शब्द की खोज की थी। ए है फंक ने, बी हॉपकिंस ने, सी है मुल्डर ने, डी है मोलर ने। तो किसने की थी विटामिन शब्द की खोज, किसने की थी, फंक ने। किसने की थी, फंक ने 1912 में। ठीक है, 1912 में की थी विटामिन शब्द की खोज, फंक ने 1912 में की थी। हॉपकिंस ने क्या किया था, तो विटामिन को सहायक आहार की संज्ञा दी थी। विटामिन को सहायक आहार बताया था। ठीक है, विटामिन को सहायक आहार बताया था। किसने बताया था, विटामिन को सहायक आहार बताया था, किसने, हॉपकिंस ने बताया था। ठीक है, सहायक आहार बताया था। फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। मुल्डर किससे संबंधित है, प्रोटीन की खोज किए थे। मुल्डर ने किसकी खोज किए थे, प्रोटीन का किए थे। कब, 1839 में। कब किए थे, 1839 में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे शरीर के लिए लगभग कितने विटामिन्स की आवश्यकता होती है। ए है 8 से 9, बी है 10 से 11, सी है 13 से 14, डी है 20 से 21। तो हमारे शरीर के लिए लगभग कितने विटामिन्स की आवश्यकता होती है। खोजी तो 20 से अधिक गई है। ठीक है, 20 प्लस खोजी गई है, लेकिन कितनी हमारे शरीर को जो है आवश्यकता भी मतलब कितनी की आवश्यकता हमारी पूर्ति हो सकती है, तो कितने से हो जाती है, 13 से 14। क्या जगह सी, 13 से 14। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विलेयता के आधार पर विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो विलेयता के आधार पर विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, कितने, 2 प्रकार के। घुलनशीलता के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक घुलनशील होता है, घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, दूसरा अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील विटामिन होते हैं। घुलनशील में कौन आते हैं, तो बी सी आते हैं, बी और सी आते हैं। अघुलनशील में एडेक आते हैं, कौन आते हैं, एडेक आते हैं। ठीक है, घुलनशील में जो जल में घुलते हैं, ये जल में घुलने वाले हैं। ये अघुलनशील में यानी कि ये वसा में घुलते हैं। ठीक है, जो जल में नहीं घुलते ये वसा में। एडेक किस में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। और घुलनशील जो जल में घुलते हैं। ठीक है, बी सी है।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, जल में घुलनशील विटामिन हैं। ए है ए बी सी, बी है बी सी डी, सी है बी सी, डी है एडेक। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? बी सी। कौन है? बी सी। ठीक है, बी विटामिन बी जो है ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स होता है ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से जानते हैं? ए है B9 को, बी है B11 को, सी है B6 को, डी है B7 को। तो किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से जानते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? B7 को। B7 को किसको जानते हैं? B7 को जानते हैं। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। क्या होता है? बायोटीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन होता है। B9 का, इसको फोलिक एसिड कहते हैं। B11 को भी कहीं कहीं फोलिक एसिड लिखा है, B9 को भी लिखा है। ठीक है, तो इसको भी यही लिखा है। B6 को क्या कहते हैं? B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, वयस्कों में किस विटामिन की अत्यधिक कमी से वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। कौन सा? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है अत्यधिक कमी से। वयस्कों में कौन सा होता है? किसकी कमी से? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, डी है विटामिन B5। तो किसकी कमी से होता है? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए की, विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी? विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से और एक कौन सा मुख्य रोग होता है जो एग्जाम में कई बार आता है? आंसर क्या हो जाएगा? बेरी। किसी इसी की कमी, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। ठीक है, B1 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, किसके सभी के रासायनिक नाम कमेंट करिएगा। ठीक है, तो B1 का क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। B2 का क्या है? B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। B5 का पेंटोथिनिक अम्ल, ठीक है, ये रासायनिक नाम भी याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार आए हैं ये सब। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा B1, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, चिलिकोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन B1, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन B3, डी है विटामिन B4। तो चिलिकोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसकी कमी से? आंसर क्या हो जाएगा? B2 की। किसकी कमी से? B2 की से। ठीक है, इसमें क्या होता है? त्वचा फटने लगती है। त्वचा क्या होता है? फटने लगती है चिलिकोसिस रोग में। ठीक है, होठ फटने लगते हैं चिलिकोसिस में, त्वचा फटने लगती है, तो ये चिलिकोसिस रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम इस बार आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऊपर मैंने कई बार बताया आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विटामिन की कमी से पैलाग्रा या चर्मदाह रोग होता है? ए है B1 की कमी से, बी है B2 की, सी है B3 की, डी है B5 की। तो किस विटामिन की कमी से पैलाग्रा या फिर चर्मदाह रोग होता है? तो किसकी कमी से? B3, विटामिन B3 की। इसी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक होता है, इसका यही जो है रासायनिक नाम होता है। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, बीटॉट स्पॉट रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन B1, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन डी। तो बीटॉट स्पॉट किस विटामिन की कमी से होता है? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसके विटामिन ए की कमी से जितने भी रोग होते हैं उनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या कन्फ्यूज़न में डाल देंगे। ठीक है, या नाम याद नहीं रहेगा तो आप लोग जानेंगे नहीं कि किस जो है विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसकी कमी से कई सारे रोग होते हैं। एक बीटॉट स्पॉट है, एक तो है सामने ही, एक क्या होता है? रतौंधी, जो कि हमेशा पूछा जाता है, रतौंधी। ठीक है, जेरोफ्थैल्मिया, या इसे शुष्क पाक्ष रोग भी कहते हैं। जीरोफ्थैल्मिया को शुष्काक्ष पाक्ष भी रोग कहते हैं ना। ठीक है, शुष्काक्ष पाक्ष रोग कहते हैं। ठीक है, और
इसकी कमी से क्या होता है, जेरोसिस कंजक्टाइवा होता है, जेरोसिस कंजक्टाइवा होता है, जेरोसिस कंजक्टाइवा। जेरोसिस कार्निया भी होती है, जेरोसिस कार्निया। केरेटोमलेशिया भी होती है, केरेटोमलेशिया भी होती है। ठीक है, इसकी कमी से ये सारे रोग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए है। ठीक है, B1 की कमी से कौन सा रोग बताया मैंने ऊपर आपको, B1 की कमी से कौन सा, एक बेरी बेरी बताया था और एक कौन सा सिंड्रोम वयस्कों में होता है। तो कौन सा सिंड्रोम मैंने बताया अभी आपको, कमेंट में बताइएगा कौन सा सिंड्रोम होता है। B2 की कमी से कौन सा होता है, चिलिकोसिस। क्या बताया, चिलिकोसिस। B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है और एक सिंड्रोम मैंने बताया, कमेंट में आप लोग बताइए क्या बताया मैंने, कोर्साकॉफ करके था ना, कोर्साकॉफ करके था। अभी मैंने ऊपर बताया आपको वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। आगे देखते हैं, वीट हॉट स्पॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए है रिकेट्स, बी है रतौंधी, सी है जेरोसिस कंजक्टाइवा, डी है स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा, स्कर्वी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, डी की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। जेरोसिस कंजक्टाइवा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है। ए है रिकेट्स, बी है ऑस्टोमलेशिया, सी है ऑस्टियोपोरोसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा वयस्कों में रोग होता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑस्टोमलेशिया होता है। कौन सा, ऑस्टोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, यही विटामिन डी की ही कमी से। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस विटामिन की कमी से प्रजनन संबंधी बीमारी होती है। ए है ई, बी है डी, सी है सी, डी है के। तो किस विटामिन की कमी से प्रजनन संबंधित रोग होते हैं, आंसर क्या जो है, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ई की कमी से। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल है इसका रासायनिक नाम। सबके रासायनिक नाम एकदम रटे होने चाहिए आपको। और डी का क्या है रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम। ठीक है, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। के का नेफ्थोक्विनोन है। क्या है, नेफ्थोक्विनोन है। ठीक है, क्विनोन करके इसी तरह से आएगा, आप पहचान लेंगे। बस ये एक नाम याद रखिए, कई नाम से इसका नाम आता है, लेकिन नेफ्थोक्विनोन आएगा, इस तरह से कुछ आएगा, आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन। तो ये टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और नेफ्थोक्विनोन इसके नाम है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है चोट लगने पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन के। तो कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, कौन सा, विटामिन के। कौन सा, विटामिन के। इनका कार्य करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का। ठीक है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का। मैंने डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी जो है विटामिन कौन सा जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्य करता है, तो विटामिन के। यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा है, कह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा होता है, तो यहाँ पे विटामिन के होता है, क्योंकि यही क्या होते हैं, ये क्या प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा होता है रोग, मैंने बताया रतौंधी होती है, सबसे पहला रोग यही है रतौंधी। बी कॉम्प्लेक्स में तो कई सारे आएंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, और मसूड़ों से खून बहता है इसकी कमी से। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ए है B6 की कमी से, बी है B11, सी है B12, डी है B7।
तो किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विटामिन B11। क्या हो जाएगा? विटामिन B11। कहीं कहीं विटामिन B9 भी दिया रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखिएगा, B9 नहीं दिख रहा है कहीं पे, अगर एक दिखेगा, चाहे 11 चाहे 9 दिखेगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B11, ठीक है। फॉलिक एसिड इसका नाम है। B6 का रासायनिक नाम पैरीडॉक्सिन है, पैरीडॉक्सिन है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन। यहाँ पे कोबाला आ रहा है तो यानी कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। साइनोकोबालामीन, ठीक है, विटामिन B12 से। B7 क्या है? बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, इसी को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं B7 को। तो यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है, परनीशियस। विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, जो कि ये साधारण एनीमिया होता है, ठीक है। सबसे गंभीर एनीमिया B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया, ठीक है, परनीशियस एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक B11 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है? ए है B6, बी है B11, सी है B7, डी है B12। तो किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसकी कमी से होता है? आंसर क्या हो जाएगा? B12। मैंने बताया ऊपर, B12 की कमी से। B6 के माइक्रोसाइटिक, B11 से मेगालोब्लास्टिक, ठीक है। B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध रहता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विटामिन डी से। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी से जो है ये समृद्ध रहता है। कौन सा? कॉड लीवर तेल, ठीक है। कॉड लीवर तेल ये मछली का तेल होता है, ठीक है। कॉड लीवर तेल कौन सा होता है? तो ये विटामिन डी के से समृद्ध होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? ए है अर्गोस्टेरॉल, बी है कोले कैल्सीफेरॉल, सी है फाइटोनाइडियन, डी है साइनोकोबालामिन। तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी जो है दो प्रकार के, विटामिन D2 है एक और D3 है। D3 है, ठीक है, ये D3। अब D2 पहले आया है, ठीक है, जो पहले आएगा यानी आगे आएगा, ये क्या आगे आएगा यानी कि अर्गोस्टेरॉल, ठीक है, अर्गोस्टेरॉल हो जाएगा ये अर्गोस्टेरॉल। और D3 बाद में आया है तो ये कोलेकैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल। तो दो ही तो प्रकार हैं, D2 और D3, ठीक है, D2 और D3 है। और जिसमें जो आगे D2 पहले आएगा, दो पहले आएगा और तीन बाद में आएगा, तो यानी दो आगे अर्गोस्टेरॉल और D3 कोलेकैल्सीफेरॉल। तो D3 पूछा है कोलेकैल्सीफेरॉल। अब तो भूलना नहीं चाहिए, कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत क्या है? ए है जौ, बी है अलसी, सी है चना, डी है अरहर। तो ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या है? अलसी है। क्या हो जाएगा? अलसी है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, शार्क लीवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो ऊपर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, कॉड लीवर तेल के बारे में, ठीक है, कॉड लीवर तेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। कॉड लीवर तेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। ये किसका अवशोषण करता है? ये किस में पाया जाता है? इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी, ठीक है। कॉड लीवर तेल में विटामिन डी, शार्क लीवर तेल में विटामिन ए, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है यहाँ पे आपको। क्या है? शार्क लीवर तो विटामिन ए, कॉड लीवर विटामिन डी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी।
तो हम लोगों ने एक बार पढ़ा कि किसके, कैल्शियम के अवशोषण में। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा किसके अवशोषण में, कैल्शियम के अवशोषण में। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन डी। ठीक है, कैल्शियम क्या है, तो विटामिन डी। अब यहाँ लोहे के अवशोषण यानी आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, आंसर का जगह विटामिन सी। ठीक है, कौन सा, विटामिन सी होगा। ठीक है, लोहे के अवशोषण में विटामिन सी, कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी। तो याद रखिएगा इसको। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस जो है कैसे लगे और व्याख्या कैसी लगी इसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लाइक करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है वीडियो। धन्यवाद।